नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर और एक ऐसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च में जो घटनाक्रम घटा 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस घटनाक्रम में इन नेता की बेहद अहम भूमिका रही। और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असंभव से लगने वाले राजनीतिक घटनाक्रम को न सिर्फ कार्य रूप में बदला, बल्कि उसको ज़मीन पर लाकर इस तरह से एग्जीक्यूट किया कि कांग्रेस के वो दिग्गज जो ये मान रहे थे कि ऐसा करना असंभव है, किसी भी कीमत पर ये नहीं हो सकता है, वो ठगे के ठगे रह गए जब उन्हें पता चला कि उनके हाथ की सारी चीज़ें उनके हाथ से जा चुकी हैं। और जिन नेता को ये कमान सौंपी गई थी, उन्होंने बेंगलुरु, भोपाल, हरियाणा सब तरफ से कुछ ऐसा समन्वय रखा कि देखने वाले देखते ही रह गए। निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण किरदार तो बने ही, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक करीबी युवा नेता के तौर पर भी वो उभरे। और यही वजह रही कि जब बीजेपी की सरकार बनी तो न सिर्फ उन्हें कैबिनेट मंत्री की पोस्ट से नवाजा गया, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। महत्वपूर्ण विभाग सहकारिता तो है ही उनके पास, लेकिन एक और बेहद महत्वपूर्ण विभाग है जिसकी चर्चा कुछ शायद कम होती है, लोक सेवा प्रबंधन, जो एक तरह से सीधे मुख्यमंत्री शिवराज जी की मंशा से जुड़ता है और लोगों को एक निश्चित समय अवधि के भीतर उनकी वांछित सेवा जो वो चाहते हैं और जिसके लिए उन्होंने सरकार तक अप्रोच किया है, उस सेवा को बिना किसी बाधा के एक निश्चित समय के भीतर उन तक पहुंचाना, ये विभाग भी उनके पास है। तो आप समझ सकते हैं कि सीधे उनके तार मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री की मंशा से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया साहब। बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका। जी, आपको जब भी हम आपके बारे में बात होती है अरविंद जी, तो वो घटनाक्रम ज़रूर जुड़ता है, लेकिन अब वो ठीक है, अब आगे देखने का समय है। लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि 2023 तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये रसाकशी चलने वाली है, और ये भी माना जाता है कि अरविंद जी उसके एक बहुत अहम किरदार होंगे, क्योंकि ये भी मानने वालों की कमी नहीं है कि 2023 तक अभी कांग्रेस में कई और जो है बदलाव दिख सकते हैं। आप इस पर कोई निर्णायक टिप्पणी करने की स्थिति में हैं या करना चाहेंगे कुछ? मैं तो संगठन का एक छोटा सा घटक हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ जी। अपने एक विचार का वाहक हूँ। उस विचार के लिए हम लोग काम करते हैं। इसलिए आपने कई बातें मेरे बारे में बोली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी जी। मूलतः मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ताओं की आत्मा की आवाज़ को पहचानता हूँ, कार्यकर्ताओं के भाव को पहचानता हूँ, जी। कार्यकर्ताओं के पीड़ा दर्द को पहचानता हूँ। तो इसलिए सरकार जो है ना, ये बदलना चाहिए थी। कांग्रेस की सरकार जाना चाहिए थी, क्योंकि अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा कर दी थी जनता के ऊपर भी और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। उनके कांग्रेस के स्वयं के लोगों में भी, उनकी स्वयं की पार्टी में भी विद्रोह हुआ जी। और उस सब में पार्टी के आदेश के अनुसार जो जो हमको काम मिला, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, आदरणीय माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री महोदय हो, सुभाष भगत साहब हो, उस आदेश को मैं सलूट करते हुए आगे बढ़ गया और जो जो आदेश होता गया जी, उस सेवा में दृढ़ संकल्पित होकर खड़ा रहा। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि संगठन के व्यक्ति हैं आप, और बिल्कुल ठीक बात है। संगठन को आपसे बेहतर समझने वाले नेता बीजेपी में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कम है, लेकिन आप उनमें अग्रिम पंक्ति में हैं। आपने कहा कि मैं कार्यकर्ता की पीड़ा, उसके मनोभाव, इनको भी समझता हूँ, उसकी प्रसन्नता को भी समझता हूँ। एक चीज़ आपने नहीं कही कि आप विपक्ष के नेताओं की पीड़ा को भी बखूबी समझते हैं। विपक्ष के नेताओं की जी, घोर अत्याचार को भी समझा मैंने। जी जी जी। उनकी पीड़ा भी समझता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात। जी जी। उनको जिस प्रकार का दर्द अभी हो रहा है उसका भी एहसास है, क्योंकि सत्ता की मलाई में उनके ओठों से खिसक गई है। जी जी। जिस प्रकार से सत्ता के सिंहासन में बैठे थे, मेरा कहना एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। कल हम थे, बीच में वो आए, फिर आज हम आए, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। मेरा कार्य क्षेत्र, मेरी भूमिका, मेरा दायित्व क्या है, जो जनता जनार्दन ने हमको बिठाया है, तो उसके दर्द को समझना, उसके निदान करना, ट्रांसपेरेंट एक प्रक्रिया में काम करना, ये ना करते हुए लगातार किसी विचार को
कुचलने के लिए आप लग जाओ, हम्म, भ्रष्टाचारता के हम्म, आखंड डूब के सरकार चलाओ। जी। पूरे मध्य प्रदेश में त्रहमाम त्रहमाम सा मचा था। हम्म, तो इसलिए आज वो पीड़ा तो है, उनको दर्द तो है। अरविंद जी, ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में आप पर भी बड़े निशाने साधे गए और ये भी कहा गया कि आप भी बहुत आहत हुए जब आपके घर तक लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी से जुड़े लोग पहुंचे और आपके परिवार के लोगों तक को परेशान करने की कोशिश हुई। इसीलिए कांग्रेस के कुछ नेताओं के प्रति आपका कहीं नाराज़गी का स्वर, जो आप बहुत संतुलन के साथ चलते हैं, लेकिन वो नाराज़गी का स्वर फूटता है। राजनीति आखिर सीमाओं को लांघ क्यों रही है अरविंद जी? मैं थोड़ा बड़े फलक पर ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। आखिर सत्ता के लिए क्या किसी के घर चले जाना, क्या किसी के परिवार के निर्दोष लोगों को परेशान करने की कोशिश करना? ये मेरे साथ हुआ है जब मैं बेंगलोर में था। मैं विधायक मित्रों के साथ था। मुझे कई बार फ़ोन करके धमकाने की कोशिश की गई, आपको जेल में अंदर डाल देंगे, आपके परिवार को परेशान कर देंगे। तो मुझे लगा धमकियां हैं, मैं धमकियों से डरने वाला भी आदमी नहीं हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ। मैं किसी की धमकियों से डरने वाला भी नहीं, दबने वाला भी नहीं हूँ। मेरे सगे रियल बड़े भाई को, हमारा सामूहिक परिवार है, 4 भाई है, चारों एक ही साथ रहते हैं, एक ही टेबल पर खाना खाते हैं। बड़े भाई को पुलिस उठा के ले गई, वहाँ तक भी चलता। फिर मेरी माता जी को लेडी पुलिस आके, 84 साल की बुजुर्ग माँ को हाथ पकड़ ले पुलिस आके, उनको उठा के ले जाना, तो इस बात से मैं जरूर आहत हुआ हूँ। उनको भी ले गई? ले जाने की कोशिश की जाके मेरे परिवार के बाकी लोग आ गए, कॉलोनी के लोग आ गए, सब लोग आ गए। तो मेरे कहना राजनीति इस हद तक नहीं ले आओ। उनका क्या दोस्त था, उनके परिवार का, उनका बेटा जो है ना राजनीति कर रहा है, उनका तो दोस्त है नहीं। दोस्त मेरा भी नहीं है। मैं अपने विचार के लिए पार्टी के आदेश का पालन करूंगा जाके। तो मेरा अभी भी कहना, हमेशा कहना है, राजनीतिक मर्यादाएं, मान्यताएं, परंपराएं, इसको हमेशा लोगों ने संयत भाव से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मैं आया एयरपोर्ट में, मैंने कहा मेरे परिवार वालों को क्या पकड़ते हो। मैंने मीडिया मित्रों के साथ भी कहा, मैंने कहा हिम्मत है तो मुझे पकड़िए, आप मुझे डालिए जेल में। कोई अपराध है, मैं तो कानून पे पूरा विश्वास कर रखने वाला हूँ। भाई कभी भी दम्भ व अहंकार की राजनीति, जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के स्वभाव में मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ। चाहे वो रावण का है, वो भी दम्भ नहीं चला, अहंकार नहीं चला। चाहे कंस का, वो भी अहंकार नहीं चला। मैं देखता रहता हूँ, अहंकार इस देश में कभी नहीं चला। ये देश जो है ना, ये हिंदुस्तान जो है ना, ये भावना प्रधान देश है। ये भावनात्मक राष्ट्रवाद का पुजारी देश है। ये रचनात्मक राष्ट्रवाद का पुजारी भी आगे की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। इसलिए यहाँ अहंकार किसी का नहीं चलने वाला है। जनता है, जनता देखती है, और आप जैसे मीडिया के लोग भी, मित्र लोग, ये भी सब देखते हैं। एक और दार्शनिक सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ अरविंद जी, उसको कौरव और पांडवों से जोड़कर, कुरुक्षेत्र से जोड़कर भी देखा गया। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में मर्यादाएं टूटी थी और उसके लिए दोनों तरफ से दोषारोपण हुए एक दूसरे की तरफ। लेकिन अब सत्ताधारी दल आप हैं और बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो मूल्य, मर्यादा और शुचिता की बात अधिक करती है आज की राजनीति में, और माना भी जाता है कि वो इन चीज़ों को, इनकी मान्यता उसके भीतर अधिक है। तो ये अब जिम्मेदारी बीजेपी की अधिक है कि पीड़ा आपने झेली, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि उसका गरल का विषपान करने के बाद भी अब मध्य प्रदेश की राजनीति फिर गरिमा के रास्ते पर चले। कठिन होगा, चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उस पीड़ा को आपको कहीं ना कहीं दबाकर फिर मध्य प्रदेश में उस गौरवशाली जो हमने देखी है मध्य प्रदेश की परंपरा को, कि इससे कितने सहमत हैं आप? आपकी बहुत अच्छी बात की आपने। वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से लेके और बाकी भी हमारा नेतृत्व संगठन का भी, हम किसी को प्रतिशोध वाली भावनाओं से नहीं देखने वाले हैं, ना ही प्रतिशोधात्मक कोई हम व्यवहार करने वाले हैं। हम प्रेम पूर्वक, विनम्रता के साथ, अहंकार को बहुत दूर दूर तक अपने पास ना आने देने के भाव में लगातार सहजता, सरलता से, वो कांग्रेस के मित्र हैं हमारे, उनके भी मैं बोला भी, उनको भी मैं मीडिया में भी बोला, जब हम मिलते तो बोलते भी जीतू पटवारी वगैरह, हमने कभी भी विकास के कामों के लिए, सभी कांग्रेस के विधायक जो जीत के आए हैं वो एक्चुअली जनता की कृपा पे जीत के आए हैं। तो जनता के हितैषी कोई काम होंगे तो हमारी सरकार, मैं स्वयं
हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा विरोध जनता से नहीं है, हमारा विरोध कांग्रेस के उन मित्रों से भी नहीं है, हमारा विरोध अहंकार और दम्भ से है कि जिस बहुत प्रकार अच्छी का बात अहंकार कही दम्भ है। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही, जी। जो गरल था। हम्म, इसलिए हमारे आदर्श राजनीति में आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो भगवान शंकर ही है। क्योंकि भगवान शंकर ने जो है ना, किसी ने अमृत पिया, पूरा विष किसने पिया, तो भगवान शंकर ने किया, जी, तो उन्होंने जी। नीलकंठ कहते हैं। जी। नीलकंठ यानी पूरा जो है ना विष, जहर है, उन्होंने गले में ही लगा के रखा, दिल पे भी नहीं लिया बिल्कुल ठीक है। और दिमाग पे भी नहीं चढ़ाया। वाह। हाँ, ना दिल पे होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा और दिमाग पे ले गए तो ब्रेन ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक है। हो जाएगा। जी, जी। इसलिए एक गरल जो है ना, यहाँ रखते हुए मिठास के साथ, सहजता के साथ, संवाद के साथ हम लोग राजनीति करना चाहते हैं। अरविंद जी, मैं मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात कही है। मतलब ये मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने को, क्योंकि ये अच्छी बात इसलिए है कि उस तमाम कटुता को भुलाना आसान नहीं होता। लेकिन आपने जिस बड़े मन से ये बात की है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये स्वर हमेशा गूंजें, ऐसी अपेक्षा सत्ताधारी दल के नाते भी आपसे है और देश की राजनीति को भी इसी दृष्टि सोच की ज़रूरत है। मैं अब सरकार की भूमिका की तरफ आता हूँ। पेंडेमिक है, कोरोना है, चुनौती अभी है, टाइम लगेगा अभी वैक्सीन में, 1-2 महीने 3 महीने, ख़जाना खाली है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपकी सरकार ख़जाना खाली है नहीं कहती है, ये अच्छी बात है। बल्कि आप कहते हैं, मुखिया कहते हैं शिवराज जी की, जहाँ से भी होगा करूँगा, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि ख़जाना खाली है। शायद उनकी भी पीड़ा रही होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया ये कहते थे कि ख़जाना खाली मिला। कैसे आप इन चुनौतियों को देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा है, न सिर्फ वैश्विक इस महामारी की वजह से, बल्कि जो राजनीतिक घटनाक्रम बीते 2018 से 2020 तक हमने देखा है, मार्च के बाद तक, जब तक मैं तो बल्कि कहूँगा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ही एक स्थायित्व मध्य प्रदेश को मिला है। कैसे देखते हैं हम? चुनौती बहुत गहरी है। हमारे मध्य प्रदेश के नेता, जनता की कृपा के नेता, जनता के एहसास के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक बार भी नहीं कहा कभी खजाना खाली है। ये हमारी ड्यूटी है। मुझे हमारी पार्टी को जनता जनार्दन की कृपा से यहाँ बिठाला है, तो उनको हम ये नहीं कह सकते खजाना खाली है। उनकी सेवा में दृढ़ संकल्पित होकर जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, जिन जिन रिसोर्सेज से आवश्यकता होगी, वो सब एकत्रित करके उनकी सेवा में लगातार खड़े रहे। आपको ध्यान होगा, जब कोरोना काल है, हमारी सरकार आई, उसी समय कोरोना का संकट शुरू हो गया। कोरोना के संकट में लॉकडाउन हो गया। अब सरकार पे टैक्सेस कहाँ से आते हैं? पेट्रोल डीजल बिकेगा तो टैक्स आएंगे, गाड़ियाँ चलेगी तो पेट्रोल डीजल बिकेगा, और दुकानें बंद थी, सभी कुछ बंद हुआ। तो कोरोना के काल में, संकटों के समय भी हमारे नेता मुख्यमंत्री जी पूरी युक्ति बुद्धि के साथ, विनम्रता के साथ, लगातार कोई कोरोना में बड़ा नुकसान ना हो जाए, किसी के इलाज के अभाव में मृत्यु ना हो जाए, तो हर पेशेंट को 62 से 66 हज़ार रुपये निःशुल्क इलाज कराने का काम भी मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया है जी। ऐसे किसानों से संबंधित जब हालत ख़राब थी, क्या हुआ कोरोना काल में, जब लॉकडाउन लगा तो बहुत से लोग घरों पर लौट के गए। तो उस विषम परिस्थितियों में भी किसान सम्मान निधि के नाम से 6,000 रुपये माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी देते थे, और 4,000 रुपये मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान साहब ने विषम परिस्थितियों में भी उन सबके खाते में डाले। उसके बाद 800 करोड़ रुपए हमारी पैक्स सोसाइटियों को दी, जो कि कांग्रेस बर्बाद करके चली थी हमारे डिपार्टमेंट में। लगातार अभी भी आपने देखा कल 1,600 करोड़ रुपए दिए। तो ये व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है, और जनता की सेवा करना भी सरकार का काम है। उत्तरदायी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों पे खड़े होकर सरकार को सुखान अनुभूति कराना हम लोगों का काम है। उसके लिए हम लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी वैश्विक आपदा है, इस आपदा से निकल के और सेवा भाव में किसी को भी कोई दुख तकलीफ नहीं होने देंगे, पूरी चिंता करेंगे। आप निश्चिंत होकर रहिए। आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन को भी कहना चाहता हूँ, हर विकास की योजनाओं को लागू रखा है, चालू रखा है। चलिए, ये उम्मीद की बात सुनना आपके मुंह से, क्योंकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की, आप उसके एक कॉम्पिटेंट प्रतिनिधि हैं, ये अच्छी बात है। ये बताइए कि सहकारिता की अगर मैं बात करूं, तो जिस तरह नगरीय निकाय को कहा जाता है कि नेताओं की नर्सरी है, ये नेताओं के निर्माण की, कोऑपरेटिव के लिए भी ये कहा जाता है कि ये भी
नेताओं के निर्माण की नर्सरी है, और दूसरा समाज के, चाहे किसान की मैं बात करूं या समाज के वंचित वर्ग की बात करूं, सहकारिता उसके लिए भी एक बहुत ही उद्यमी एक टूल है, उपकरण है। कैसे आप इसको, क्योंकि इसका चारागाह की तरह इस्तेमाल हुआ, माफ़ कीजिएगा, ये आरोप लगे कि कोऑपरेटिव में आए लोग और उन्होंने इसका निर्माण नहीं किया इसको, बल्कि कहीं ना कहीं इसको डैमेज किया। आपकी क्या प्रायोरिटी होगी सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने की दृष्टि से? हमारी कुछ प्रायोरिटीज हैं। क्या होगा कि जैसे आपने बड़ा अच्छा एक बात कही कि कई लोगों ने इसको चरागाह की तरह उपयोग भी किया है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क आज देखेंगे तो सहकारिता विभाग का नेटवर्क है। जी। चाहे वो पीडीएस के सिस्टम को उनके वहाँ तक अनाज बांटने, खाद्यान्न बांटने का विषय हो, चाहे वो खाद बांटने का विषय हो, चाहे वो बीज बांटने का विषय हो, या अन्य अन्य प्रकार के सोसाइटियों के माध्यम से हमारी करीब 4,500 पैक सोसाइटियाँ हैं। करीब हमारी 15 से 16,000 हमारी ये दुकानें हैं खाद्यान्न वाली, बाकी भी हमारी मार्केटिंग सोसाइटियाँ हैं जी, हमारी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। ऐसे कई प्रकार के देखेंगे तो हर व्यक्ति को टच करने वाला डिपार्टमेंट सहकारिता है। किसी भी सिस्टम में आप देखेंगे जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी, तो वहाँ भ्रष्टाचारता के लिए एरर हमेशा बना रहेगा। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो हमारा सहकारिता विभाग का करीब जो है ना 36-37 लाख लोगों से जब संवाद कर रहे थे, टोटल 2 करोड़ लोगों से संवाद हुआ था उस समय, तो मैंने डिमांड भी रखी थी, एक ट्रांसपेरेंट वर्किंग डेवलप करना है। जी। वो कैसे करना है? अभी क्या कर रहे हैं हमारी जो पैक सोसाइटियों के लोग हैं जी। तो क्या कर रहे हैं, अभी एक झोले में पूरा वो लेके चल रहे हैं ऑफिस। जी। पेपर में सब करते घूम रहे, रजिस्टर झोले में डाल के सब कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही उसमें माननीय सीएम साहब से निवेदन किया, उन्हें स्वीकार भी किया, उनका धन्यवाद भी देता हूँ। तो हमारी पैक सोसाइटियों का एक डिजिटल कंप्यूटराइजेशन करेंगे जिसमें ट्रांसपेरेंट वर्किंग होगा। भोपाल में मैं बैठ के, मेरा पीएस बैठ के नीचे तक देखेंगे तो हमें नीचे गांव के वनवासी क्षेत्र के इंटीरियर में भी दिखाई देगा कि वास्तव में बिल्कुल जो है ना व्यवस्थित चल रहा कि नहीं चल रहा, कहीं कोई 0% एरर छोड़ने वाले नहीं। एक जी। तो खाद के सिस्टम को भी अभी हमने किया है। कई बार खाद की कालाबाजारी ये सब होती थी, अभी हम रैक से आएगा तो हमको देखा गया, यहाँ पे रैक पे गए, रैक से कौन से ट्रक नंबर में खाद आई, वहाँ से कौन सी सोसाइटी में है, उस सोसाइटी के गोदाम में कितनी बोरियां हैं, किस किसान को कितनी बोरियां गई हैं और कितनी बची हैं। जिस किसान को आवश्यकता है तो अपने मोबाइल से ऐसे करके, आज भी वो कहे हमको 3 बोरी है, एक SMS डालेंगे तो 3 बोरी है तो हम उनको SMS करेंगे कि कल दिन में 11, साढ़े 11, 12 बजे आप आइए, वो आएंगे, आराम से आप चले जाएंगे। तो ऐसे एक आधुनिक प्रक्रिया, एक पूरी कंप्यूटराइजेशन वाली प्रक्रिया जो आज के समय में आवश्यकता है, उसके लिए हम पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से 100% करेंगे ही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कृपा से जी, उनके सहयोग से, उनसे निवेदन करके और जनता जनार्दन के हित के लिए 100% ट्रांसपेरेंट वर्किंग। मुझे लगता है कि इसमें 1 से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि लंबा काम है, सबको इकट्ठा करना, सबको व्यवस्थित करना। तो इसमें जब हम 1 साल बाद मिलेंगे तो आप कहोगे सहकारिता का सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरा मैं ये किया कि हमने टीमें बनाई हैं। आज कहते हैं महाराष्ट्र का कॉर्पोरेट बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेटिव सिस्टम। गुजरात में बड़े बड़े सहकारी संस्थाएं खड़ी हैं, आज अमूल्य से लेके ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं। उनके अध्ययन के नितिन गडकरी जी बहुत बड़े नाम जय बहुत बड़ा नाम है। गुजरात में तो गुजरात में बड़े बड़ा सहकारिता आप ही की सरकार। तो उसके लिए हमने अध्ययन दल भी बनाए हैं जी, उनका अध्ययन करके आइए। मैं स्वयं भी उन सब जगह, तेलंगाना मॉडल बहुत अच्छा भी हुआ है, तो तेलंगाना को भी मैं सोच रहा हूँ एक बार अध्ययन करूँ, जाके वहाँ मैंने देखा कि कई सहकारी समितियाँ पेट्रोल पंप चला रही है, बड़े बड़े मिल चला रही है। तो मैं एक अध्ययन दल वहाँ भेजने वाला हूँ जी। तो जो जहाँ से अच्छाइयाँ मिलेंगी उनको यहाँ पे हम लेके आएंगे और हमारी जो कुछ कमियां रही होंगी, बुराइयां, उनको दूर करते हुए बड़ा अच्छा एक सिस्टम, मन की इच्छा उसको 100% पूरा भी करेंगे। अरविंद जी, इसके लिए मैं फिर आपको बधाई दूंगा। लोक सेवा प्रबंधन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और मुख्यमंत्री की मंशा और उनकी संकल्पना को पूरा करने वाला एक लोक सेवा प्रबंधन के तहत जो सेवाएं हैं वो चिन्हित हैं मध्य प्रदेश में, और इसका कैसे विस्तार आप करने वाले हैं, क्योंकि ये न सिर्फ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है बल्कि किसी राजनीतिक दल की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करने में सीएम साहब ने ही पूरे हिंदुस्तान में, जानकारी के लिए आपको है जानकारी,
पूरे हिंदुस्तान में पहली मध्य प्रदेश की सरकार थी जिन्होंने यह विभाग का मध्य प्रदेश में चालू किया, संचालन किया। अभी तक लगभग जो है ना, हमें पता किया था करीब 7.5 करोड़ लोग सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से अपने समाधान की पूर्ति कर चुके हैं। ऐसे इसमें अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट है। सीएम हेल्पलाइन, इसमें भी विभागों में भी विभाग है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन संस्थान है। तो ऐसे इसमें जो है ना, हमारे आने के पहले कम सेवाएं थी। अभी लगातार अमेंडमेंट ला के करीब 547 सेवाओं को हमने इसमें जोड़ा है जी। 547 सेवाओं को हमने इसमें जोड़ा है जी। उनका समाधान करते हैं। कोई भी विषय को अध्ययन करते हैं, तुरंत उसका निदान करते हैं। अभी हमने उस सिस्टम में अभी एक डेवलप किया है कि आप कोई ज़रूरत नहीं है आप जाके वहाँ बिजली के बिल की लाइन में खड़े हुए जाके, या कोई आवश्यकता नहीं नल कनेक्शन के लेके जाइए, या ऐसे कई सेवाओं में कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यहीं से हमको मोबाइल से एक डाउनलोड कीजिए और हमको भेजिए एप्लीकेशन पे अपना फॉर्म। हम आपको जैसे 15 दिन में 20 दिन में, उसका टाइम लिमिट है, वो 20 दिन में हम आपको पलट के वापस आपका समाधान कर देंगे। नहीं समाधान होता है, जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको पनिश करेंगे, उनसे फाइन लेंगे, वो आपके अकाउंट में डालेंगे जी। तो ऐसे कई अभी जो है ना विधानसभा चलेगी, इस विधानसभा के पटल पे भी बहुत सेवाएं भी हम लोग लेके आते हैं। तो लोक सेवा प्रबंधन करके इसको हमको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब गए थे। और हमारा मॉडल, इस विभाग का मॉडल अखिलेश यादव जो वहाँ समाजवादी के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनने उस समय लिया, हरियाणा ने लिया, पंजाब ने लिया। आज देश के करीब 24 राज्य हमारा मॉडल अपना के चल रहा है। इसलिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने वाले हैं। उसमें भी कई विषयों का अध्ययन करते हैं। जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा सुशासन संस्थान है, उसमें कई लोग हम गुड गवर्नेंस कई लोगों को हम अपने हायर करके रखे हुए हैं। कोई सी प्रॉब्लम है तो उसका हम अध्ययन कराते हैं, एक टीम भेजते हैं। चंबल में क्या इशूज़ चल रहे हैं, बुंदेलखंड में मूल पानी की प्रॉब्लम है तो पानी की प्रॉब्लम कहाँ तक सॉल्व हुई है, पानी की प्रॉब्लम किस किस स्थान तक जाएगी, फलाने डैम जिस नदी पे बनाने तो वहाँ तक नीचे तक पहुँच जाएगा पानी। ऐसे कई विषयों का अध्ययन कराते हैं। महाकौशल का प्रॉब्लम क्या है, आदिवासी बेल्ट का क्या समस्या है, उसका समाधान क्या क्या है। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढना, उनका अध्ययन कराना, उन पर पेपर वर्किंग करना, उनका पूरा ड्राफ्ट तैयार करना और सरकार में उस जहाँ आवश्यकता है उस प्रकार की योजना बनाना और वहाँ तक नीचे तक उसको क्रियान्वयन करना। ऐसे कई चीज़ें उसमें हैं। इसका ऐप भी आपका प्रचलित है? हाँ, इसका ऐप भी हमारा प्रचलित है और सभी जगह हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जी। बहुत अच्छा सिस्टम है। निश्चित समयावधि में सेवा आपको मिलना तय है 100%। और नहीं तो संबंधित अधिकारी या खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए लोक सेवा केंद्र हमारे नीचे तक जी। आप लोक सेवा केंद्रों पर जाइए, लोक सेवा केंद्रों पर अपने आवेदन दीजिए, उसका हम तुरंत समाधान करते हैं जी। नहीं कुछ वहाँ पे कोई दिक्कत है जैसे तो उनको सूचना भी देते हैं कि आपकी सेवा हो चुकी है, आप इस ढंग से पत्र भेजिए तो इस ढंग से हम आपका समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस एक मैं बल्कि उसको एक पॉलिटिकल नई राजनीतिक संस्कृति की ही शुरुआत कहूँगा मैं, जिस तरह से जो घटनाक्रम मार्च के बाद हुआ और बीजेपी ने जिस तरह से एक बड़ी भूमिका को अपनाया, बड़े भाई की जैसी भूमिका अपनाकर उस धड़े के को गले लगाया जो कांग्रेस से विदाई लेकर आपकी तरफ आने के लिए आकर्षित रहा और आया। अब आ गए हैं ये और निश्चित तौर पर आपने पूरा यथोचित मान सम्मान उनको दिया है और उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है। ये मुख्यमंत्री का विषय है कि बाकी कैबिनेट और ये चीज़ें वो कब करते हैं, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया 2023 तक और आगे भी बिना किसी निष्कंटक भाव से संचालित हो, इसके एक पुरोधा आप भी हैं और वो सूत्रधार भी हैं जो इस अभियान से जुड़े थे। किस तरह से बीजेपी संगठन, केंद्र की भी मैं बात करूंगा, मध्य प्रदेश की भी, मुख्यमंत्री भी, आप भी इस पूरे प्रयोग धर्मी मॉडल को सक्सेस करने के लिए, सफल पूरी तरह बनाने के लिए जुटे हुए? बीजेपी जो है ना, बेसिक जो है ना कि जिसको कहते हैं ना कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, जन पार्टी है। इसलिए सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है, सभी की रिस्पेक्ट करते हुए, उनके भावनाओं की कद्र करते हुए
विचारधारा के आधार पर हमारे साथ जो भी आते हैं विशेष सम्मान देते हुए हम लोग उनकी चिंता करते हैं। तो जो अभी हमारे साथ मित्र आए हैं, हमारे नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब एक बड़े लीडर हैं, जिसको कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता में भी एक स्वच्छ चेहरा है, ईमानदारी का चेहरा है। महाराजा होने के बाद भी सहजता सरलता से लोगों को गले लगाते हैं। एक बड़ी फॉलोइंग है। आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे भी नेता हैं। तो इसलिए मुझे लगता है बाकी लोग भी आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा संवाद ही हमारा उन सब से है कि हम लंबे समय हम सब साथ रहे। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे लोग थे। जी जी। चाहे वो बहन इमरती जी हो, चाहे प्रदुम जी हो, चाहे गोविंद राजपूत साहब हो, चाहे दत्ती गाँव साहब हो, चाहे तुलसी सिलावट जी हो, और लोग। जब मैं इनके निकट गया तो मुझको लगा ये जो है ना जन नेता है। दूसरा, जनता की समस्याओं के लिए ताकत से खड़े हो गए हैं। ये कोई मक्खनबाजी में नहीं रहे कि कमलनाथ जी की चमचागिरी करे जाके, दिग्विजय सिंह जी के एरोगेंसी को झेले, ऐसी स्थिति में नहीं रहे। इन्होंने कहा साहब हम लोग जनता की अदालत से जीत के आए हैं, जनता के काम ही नहीं करा पाएंगे तो आगे क्या मुँह दिखाएंगे जाके। इसलिए वो लोग बड़े प्लान से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को परेशान करने के लिए इन सबको परेशान करते थे। इसलिए आज हमारे बीच में आए, सबका स्वागत सम्मान है। और सब हम सब हिल मिल के प्रेम भाव से, दूध में शक्कर जैसे मिल जाती है वैसे सब मिल गए हैं। और हम सब साथ में, मूल रूप से कोई स्वार्थ के लिए नहीं आया है। जब मुद्दों पे कोई बात होती है, विकास के मुद्दों बात होती है, हम सब साथ खड़े हैं। और हमेशा इसी विषय के लिए हम सब साथ एक दूसरे के खड़े, और लगता ही नहीं अब तो हमको कौन कहाँ से आया, वो तो अपने ही थे ऐसा लगता है। नहीं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बातचीत के लिए आपको, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप चुनावी राजनीति के और चुनावी प्रबंधन के एक विनम्र विद्यार्थी के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये माना भी जा रहा है कि 2023 और उसके आगे भी आपकी भूमिका इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि चुनाव, मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रबंधन से जीते जाते हैं, लेकिन चुनाव में रणनीति बहुत अहम होती है, और वो रणनीति सबसे बेहतर कही जाती है जो बिना लड़े प्रतिद्वंदी के खेमे में खलबली मचा दे। और आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है, तो उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास व्यक्तित्व, एक विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर इस कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। अनुमति दी, नमस्कार।